हम लोग करने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ये 21 अगस्त 2016 में पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं इससे सवाल आएंगे, क्योंकि जेई में लगातार इससे सवाल आ रहे हैं। सीजीएल में भी आपको किस प्रकार के नए सवाल बन सकते हैं उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं। दिस इज वीडियो नंबर 11। इसके पहले हमने 10 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट बनाई हुई है जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालाइज फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको पेपर 3 की नोट्स भी मिल जाती है। इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है, श्रृंखला दिया, सीरीज दिया हुआ है 4 10 x 105 इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है कॉमा के बाद यहाँ पे x जो दिया हुआ है 10 के बाद जो x है इसके स्थान पर क्या होगा, मतलब मिसिंग आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप यदि देखेंगे तो इसमें स्टार्ट होता है क्या 4, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ध्यान से यदि इसको बनाएंगे तो 4 है, उसके बाद 10 है, ठीक है। तो इस पर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2.5 से इंटू करने से 10 आता है, ठीक है। फिर 2.5 के बाद यदि आप 3 इंटू करते हैं इसमें, तो 10 में यदि 3 इंटू करते हैं 30 आएगा, ठीक है। तो 0.55 इसमें बढ़ रहा है सीरीज में, आपको यदि ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, राइट। अब यदि आप इसको 0.5 बढ़ाएंगे, मतलब 3.5 इससे इंटू करेंगे तो 105 आएगा। देख लीजिए 30 इंटू 3.5 करिए 105 आएगा। फिर अगली जो संख्या है वो फिर 0.5 इंटू बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे 4 से आप इंटू कर दीजिए। 105 को 4 से करेंगे तो 420 आ जाएगा। देख लीजिए 420 आया। इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ रही है। इसका मतलब हमारा x चाहिए था, तो x = 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए बात। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसमें 150 डिग्री की एंगल बन रही है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र को भी दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लें। तो उसको जो है काट कर बनाया जा रहा है, कट किया जा रहा है। तो हमारे पास क्या एक सर्कल है इस प्रकार से, और उसमें 1 कितना बना रहा है 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 150 डिग्री मान के चल रहे हैं, चलिए हम लोग कि 150 डिग्री ये बन रहा है, इस तरह से 150 डिग्री बन रहा है। इसको हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। ये वाला जो हिस्सा है ये हमने कट कर लिया। अब बोल रहा है कि काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इस एरिया क्या निकालना है, इस सर्कल का एरिया का क्या होगा। लगातार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सवाल जो है मेंसुरेशन से काफ़ी ज़्यादा आता है सीजीएल में, ठीक है। तो हम लगातार कर रहे हैं, तो आज यहाँ पे फिर से हमें ये प्रश्न मिल गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, निकाले गए भाग का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया हुआ है। तो हमें मालूम क्या है कि जब 360 डिग्री होती है तो एरिया होता है पाई स्क्वायर, राइट, हमें मालूम है। उसके बाद यदि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 100 जो हमारे पास कितना 50 डिग्री का जो है वो एरिया दिया कितना 25/2, ठीक है। 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 25/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/50, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री होता है, 1 होता है तो नीचे आएगा। उसके बाद यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 360 डिग्री आप यदि करते हैं तो पूरा सर्कल का निकलेगा। तो 360 डिग्री करेंगे तो 25/2 इंटू 360/150। अब आप इसको बोल सकते हो कि 360 डिग्री का जो एरिया हो रहा है वो पाई स्क्वायर होता है। आपको मालूम है कि 360 डिग्री का मतलब सर्कल, तो ये हो जाएगा πr²। इससे आप इक्वेट कर सकते हैं, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2180, 00 काट दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये काट जाएंगे आप 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे 5 6 जा 30 आ रही है अभी तक पाई स्क्वायर की वैल्यू। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, मतलब 30 हमारी निकल गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा सवाल क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब का मतलब आप समझते हैं, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। इस प्रकार से क्यूब होता है ना, आपने क्यूब कभी ना कभी जरूर देखा होगा। तो इसमें आपको मालूम है कि 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेस आप समझ सकते हैं, फेस का मतलब सामने वाला, तो सामने पीछे इधर इधर ऊपर नीचे 6 फेस होता है। अब यहाँ पे पूछा क्यूब का बॉडी डायगोनल दिया है, तो जो बॉडी डायगोनल है वो दिया गया कितना 3√3। तो हमेशा याद रखेंगे जब क्यूब बोलेगा तो क्यूब का बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूब जो है आपका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का वो होता है √3 इंटू साइड। यही यदि आपका क्यूबॉइड दिया रहता, मतलब कि घनाभ दिया रहता, तो क्या हो जाता √L² + B² + H², ठीक है। आप इससे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि L B H तीनों की आप यदि क्यूब की बात करें तो सेम होती है। तो इसको आप तीनों को करिएगा तो A पुट करना होगा, मतलब A³ हो जाए, A² हो जाएगी, ठीक है, 3A² हो जाएगी, अंदर रूट बाहर आ जाएगा √3A, ठीक है। तो इसी से ये फॉर्मूला निकल के आया है, मतलब √3 इंटू साइड।
तो हमारे पास क्या है, डायगोनल दिया है, कितना दिया, 3√3 पुट कर देंगे, √3 आ गया, साइड आ गया, तो यहाँ से आप √3 काट दीजिए, तो साइड की वैल्यू आएगी 3, साइड की कितनी आ गई वैल्यू 3। बट हमारे पास निकालना क्या है, एरिया निकालने बोला है कि उसका आयतन क्या है और उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, तो सबसे पहले आयतन निकालना है। आपको मालूम है कि एक क्यूब की आयतन जो है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो वो क्यूब होती है ए क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 27 आएगा, तो ऑप्शन तो यहाँ पे पहले यही वाला सही आंसर है, क्योंकि 27 और किसी में है ही नहीं, ठीक है। बट हो सकता है कि यदि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अब उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को टफ किया जाएगा। तो यहाँ पे 27 सब में दे देता और यहाँ पे आपका एरिया में कुछ डिफरेंस कर देता, ऐसा क्वेश्चन कर सकता था। यदि ऐसा करेगा तो मैं बता दूं यहाँ पे एरिया क्या होगा। तो एरिया की हम बात करें, देखिए 6 फेस है, तो 6 फेस का पूरा पृष्ठ एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूरा जो है वो पूछ रहा है आपसे, तो 6 × a का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 6 का कितना हो जाएगा 54, मतलब 54 यहाँ पे कैसा है आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक क्यूब, एक क्या है, एक शंकु है। शंकु का मतलब क्या होता है, कोण होता है। आपको मालूम है शंकु इस प्रकार का होता है, जिसमें आपका क्या होता है, ये r होता है, ये h, ये l होता है, ठीक है। ये क्या होता है l, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और दिस इज हाइट। अब क्या बोल रहा है आप, इसमें वॉल्यूम जो है, उसमें वॉल्यूम का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबकी हाइट बोला है समान है, मतलब यहाँ पे आपका क्या रखा गया है, तो एक सबसे पहले शंकु रखा गया है, दूसरा आपका गोलार्ध रखा गया है। गोलार्ध का मतलब समझते हैं, जब आप स्फेयर को काट देते हैं ऐसे करके बीच से, तो वो होता है गोलार्ध, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं इसको गोलार्ध, तो गोलार्ध का मतलब है कि ये इस प्रकार से ये रखा गया है गोलार्ध, ठीक है। तो गोलार्ध की हाइट, ध्यान से देखिए, सबकी हाइट बोला सेम है। हाइट सेम का मतलब ये हुआ कि ये r है, तो इसकी हाइट भी r ही होगी। समझ में आ रही बात। गोलार्ध की हाइट यदि आपसे बोला, यहाँ पे बोला कि सभी समकक्ष आधार पर खड़े हैं, मतलब सबकी ऊंचाई समान है बोल रहे हैं, मतलब इसकी जो रेडियस है उसके हाइट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद एक आपका क्या रखा गया है, तो एक आपका रखा गया है यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर की r ये है और h हो जाएगी ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रदत्त त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर बोल दिया है, जो रेडियस है वो क्या बोल दिया, ऊंचाई के बराबर बोल दिया, मतलब r जो है वो h के बराबर है, ठीक है, ये बोल दिया है। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का मतलब किसकी, वॉल्यूम की, तो इसका होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है, रेशियो निकाल दिए। इसका क्या होता है 2/3 पाई r³, ठीक है। आपको मालूम है कि 4/3 पाई r³ किसका होता है, ये होता है आपका स्फेयर का, बट ये क्या है, हेमिस्फेयर है, मतलब अर्धगोलार्ध है, तो 2/3 होगा। उसके बाद यदि हम बात करें, आपको तो बच्चा जानता है, पाई r² h जो है वो बेलन का होता है, मतलब सिलेंडर का होता है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, r जो है वो h के बराबर बोल रहा है, तो एक काम करिए 1/3 r को यदि h के बराबर करते हैं तो ये r³ हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये भी, ये जो है वो r³ रहेगा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये पाई r³ हो जाएगा। तो पाई r³ सबसे कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी खत्म, ठीक है। बचा क्या, 1/3 बचा है, इसमें 2/3 बचता है ना, 2/3 बचता है, और इसमें 1 बचता है। एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यदि आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 आपका, आप या ये काम कर सकते हैं, 3 सब में इंटू कर दीजिए, ठीक है। यदि आप करते हैं ऐसा तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:2:3, तो 1:2:3 कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, दिया गया एक फिगर है जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सभी फिगर में क्या है, ये अंदर की ओर नुकीला अंदर की ओर आया है ना, अंदर की ओर, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, मगर ये बाहर की ओर निकल गया इसमें, ठीक है। और इसमें भी अंदर की ओर आया, मतलब ये वाला जो है डायग्राम अलग है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन के 2 पुत्र हैं, शिवा और नकुल। कैलाश शिवा के भाई का पिता है, कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। तो आपको ये इस प्रकार के एज वाला होगा, सॉरी रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन वाला होगा, इसमें आप थोड़ा सा कंसीडर करिए अपने रिलेशन में, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हरीश यास्मीन का भाई है, तो मान लीजिए कि मैं हरीश हूँ और मेरी बहन का नाम यास्मीन है, मैं इस प्रकार से सोच रहा हूँ, ठीक है। अब यास्मीन के 2 पुत्र हैं, ठीक है, 2 पुत्र हैं, मतलब मान लीजिए मेरी बहन के 2 पुत्र हैं, हम सोच रहे हैं, मतलब वो मेरा भगना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन है, शिवा और नकुल है। अब बोला कि कैलाश जो है वो शिवा का भाई का पिता है, तो शिवा का भाई कौन है, नकुल है।
शिवा का भाई नकुल है, मतलब मेरा भगना की बात हो रही है। तो शिवा का भाई क्या है, नकुल है, ठीक है। और नकुल यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैलाश जो है शिवा के भाई का पिता है, मतलब नकुल का जो पिता है, ध्यान से देखिए, कैलाश जो है वह शिवा के भाई, शिवा का भाई मतलब नकुल, तो नकुल का पिता है कौन, कैलाश। इसका मतलब ये जो कैलाश है ये शिवा और नकुल दोनों के क्या है, पिता है, मतलब मेरे जीजाजी की बात हो रही है ना। अब बोला कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है, तो मैं क्या था, मैं था हरीश, और कैलाश जो है वो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कैलाश जो है वो कौन है, जीजा है, मतलब जीजा बहनोई का यहाँ पे रिश्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सोचिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा अपने रिलेशन में सोचिए, बन जाएगा बहुत इजीली, आपको कोई भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न में 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है, तो 5 4 के तुरंत बाद, ठीक है। तो 4 के बाद एक बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मेज है, मतलब मेज का मतलब टेबल होता है इस प्रकार से, गोलमेज आपको याद है ना, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, कमेंट करके बताइए कब हुआ था और कितनी बार हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मित्र एक गोलमेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, इसमें से एक महेश है, मान लीजिए महेश ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ मित्र बैठे हुए हैं और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ से इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हुए, ठीक है। अब बोला कि कुल कितने लोग बैठे हैं, बच्चे वाला सवाल है, यहाँ पे 9 लोग और एक महेश 10 लोग, तो इस प्रकार के बच्चे वाले सवाल पूछा करते थे पहले, मुझे नहीं लगता ये सवाल पूछेगा। नेक्स्ट सवाल है, लेकिन लगातार सवाल जो है सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है जेई में, मतलब थोड़ा सा टफ कर दे रहा है, टफ तो हालांकि नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा इससे टफ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर का मतलब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, साइड जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, मतलब इसका जो आधार है, ध्यान से दीजिए, ये जो बेस है, ये बेस जो है वो किससे है, इससे 2 गुना है, ऊंचाई से 2 गुना है, मतलब ये h है तो ये 2h है, ठीक है। अब क्या बोला, चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, तो हमें मालूम है एरिया दिया हुआ, तो एरिया इंटू क्या होता है, b इंटू एच होता है, किसका, जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो इसका एरिया होता है b इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2h है, हाइट कितनी है h है, एरिया कितना दिया है 98 है। आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 49 हो गया ना, ठीक है, और यहाँ पे h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 49, आप h निकालेंगे तो √49 होगा, मतलब 7 निकलेगा, h का वैल्यू कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है एक समलम है, समलम का मतलब ट्रेपेजियम होता है, समलम का मतलब इस प्रकार की आकृति जिसमें 2 पैरेलल साइड होती है, मतलब एक जो है ये देख पा रहे हैं ये पैरेलल साइड होती है, बाकी जो 2 होती है वो पैरेलल साइड नहीं होती है, नॉन पैरेलल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं समलंब, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम जो है यहाँ पे पूछा है एक नहर का, ठीक है, तो एक समलंबाकार जो नहर आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, नहर जो होती है वो समलंब में ही होती है बेसिकली, तो उसका 10 मीटर चौड़ी और 10 निचला भाग जो है वो 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, मतलब जो नीचे वाला भाग है कुछ इस प्रकार से समझिए आप कि नीचे वाला भाग क्या है, तो नीचे वाला भाग जो ऊपरी भाग कितना है, ऊपरी भाग 10 है, तो मान के चलिए ऊपरी भाग है और नीचे वाला भाग क्या है 6 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें आपको मालूम है कि ये हाइट होती है, ठीक है, दिस इज हाइट, हाइट का मतलब डिफरेंस, मतलब कि जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच का जो है जो क्या बोलते हैं उसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है, लंबाई। अब यहाँ पे क्या है, या दूरी बोल सकते हो आप, यहाँ पे यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला जो एरिया है वो दिया हुआ है कितना 480, तो एरिया का वैल्यू होता है 480 दिया हुआ है। आपको मालूम है कि एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 6 इंटू 10 6 + 10 इंटू आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब h, ये h, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 480, जो दिया हुआ है उसको आप मतलब कि डाल लीजिए और उसको बना डालिए, ठीक है। ये आपका 2 है, हाफ है, रहने दीजिए, 6 + 10 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये h हो गया, इक्वल टू 480 हो गया, इसको काटिएगा 2 8 16 हो जाएगा, ये आप उधर जाएंगे तो 8 से 48 हो जाएगा 60, मतलब h की वैल्यू कितनी हो गई 60 मीटर हो गई। तो ये पूछा था नहर की गहराई क्या है, तो 60 मीटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, दी गई छवि है, इसमें 4 आकृति दी गई है, कौन सी आकृति 2 समान भाग में बांटेगी। देखिए ये वाला को आप कर सकते हैं, ये आधा, बाकी में नहीं कर सकते, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है
कि एक सुधाकर है, उसके पास 13 फूल है, ठीक है। वो प्रतिदिन सुबह मंदिर में जाता है, 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग मतलब गार्डन होता है, गार्डन से 2 फूल जो है वो तोड़ लेता है, ठीक है। मतलब 3 चढ़ाया, 2 तोड़ लिया, ठीक है। अब बोल रहा है उसके पास फूल किस दिन नहीं होंगे, 2 फूल नहीं होंगे, उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे, ये पूछ रहे हैं। ठीक, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सुधाकर के पास क्या है, 13 फूल है। पहला दिन उसने क्या किया, पहला दिन उसने 3 फूल चढ़ाया, 2 फूल जो है उसने तोड़ लिया। दूसरा दिन 3 फूल चढ़ाया, 2 फूल तोड़ लिया। इस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी। तो कैसे करेंगे आप इसको, आपको करना क्या है कि बेसिकली देखिए पहला दिन 13 फूल है उसके पास, 3 उसने क्या कर दिया, पहला दिन तो 13 फूल उसके पास, समझ रहे हैं आप, 3 फूल आराम से चढ़ा दिया। दूसरे दिन उसके पास कितने फूल होंगे, तो दूसरे दिन क्या होगा कि 13, ध्यान से देखिए कि 13 - 3 + 2, मतलब आपका 13 में 3 गया, 10 2 12, मतलब 12 फूल जो है वो लेकर गया। दूसरे दिन आएगा वो 12 फूल लेकर आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, 12 फूल में 3 फूल चढ़ा देगा, उसके पास 9 फूल बचे और 2 फूल उस दिन तोड़ लेगा वो, तो 9 2 11। इस प्रकार से फिर तीसरा दिन, फिर नेक्स्ट डे जो होगा 11 है उसके पास, 3 फूल चढ़ाएगा, 2 फूल छोड़ेगा, ठीक है। तो 11 में 3 माइनस करिए तो 8 होगा, +2 मतलब 10 हो गया। इस प्रकार से जब इसको बनाएंगे तो एक एक घटेगा, तो 13 12 11 10, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब तीसरा, अब यहाँ पे देखिए 3 फूल है उसके पास, 3 फूल उसने चढ़ाए, ठीक है, चढ़ा दिया सक्सेसफुली। अब उसके बाद 2 फूल उस दिन तोड़ भी लिया, तो अगले दिन वो क्या करेगा, उसके पास 2 फूल ही बचेंगे, 2 फूल लेके आएगा। तो इसका मतलब इतना दिन तक उसके पास 3 फूल हैं। कौन से में 3 फूल नहीं है, यहाँ में उसके पास इस दिन जो है वो 3 फूल नहीं है, तो यहाँ पे काउंट करना ये कौन सा दिन पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां दिन। तो 12वां दिन जो है उसके पास नहीं है 3 फूल, 2 फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 से गुना किया जाता है, तो इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है, यह पूछ रहा है, ठीक है। क्या इसमें से हो सकता है, देखिए प्राइम नंबर आपको मालूम है एक ऐसी नंबर होती है जिसकी कोई भी फैक्टर्स नहीं होती। जैसे हम बात करें तो ये संख्या जो है 3 से स्टार्ट होती है। एक एग्जाम में सवाल पूछता है क्या 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 3 से स्टार्ट हो गई, जैसे 3 हम बात करें तो 3 का कोई फैक्टर है क्या, 3 खुद से कटता है। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो खुद से सिर्फ कटता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, इस प्रकार से बढ़ेगा। 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 का 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, ठीक है, 9 नहीं होगा। फिर आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या है, उसे 2 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या, देखिए 2 से कोई भी आप अभाज्य संख्या को गुना करिए तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 2 से आप इंटू इससे करिए तो इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर, क्योंकि आप इवन नंबर से इंटू कर रहे हैं तो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड है, पहले तो ये खत्म। दूसरा 96 है, 96 आप करके डिवाइड करके देख लीजिए, आप इसको करिए तो 48 में 2 इंटू करने से क्या हो रहा है, 96 आ रहा है, मतलब 48 क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 12 को आप 2 से डिवाइड करके देखिए तो 6 को 2 से इंटू करने से आया है 12, इसका मतलब 6 का प्राइम नंबर है, नहीं है। आप 26 को देखिए, 2 को आप जब 13 से इंटू करेंगे तब आएगा 26, मतलब जो 2 है वो 13 से इंटू किया गया है, तब आया है प्रोडक्ट आपका 26, मतलब 26 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल एक निश्चित भाषा में FEAD को इतना लिखा जाता है, तो इस भाषा में डिफ को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, F जो है वो छठा संख्या होता है, E 5वां संख्या होता है ना, A पहला संख्या है अल्फ़ाबेट में, यदि आप बात करेंगे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करें ABCD आप देखेंगे, D चौथा नंबर है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो D चौथा नंबर होता है, डिफ को आप यदि करेंगे तो डिफ चौथा होता है, D चौथा होता है, E 5वां होता है, उसके बाद A एक पहला होता है और F जो होता है वो छठा होता है। तो 4 5 1 6 जो आंसर है वही सही आंसर है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित भाषा में मटेरियल को ये लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए, M के बाद N आया है, A के बाद B आया है, T के बाद U आया है, E के बाद F है, इसी प्रकार से ये बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब है आपको एक एक बढ़ाते जाना है। तो आपको डिमोलिश को करना है तो D के बाद E आता है, E लिखिए, उसके बाद E के बाद F आता है, F लिखिए, फिर M के बाद N आता है, N लिखिए, O के बाद P आता है, P लिखिए, L के बाद M आता है, M लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद I के बाद J आता है, J लिखिए, उसके बाद S के बाद T, H के बाद I,
तो ई एफ, ई उसके बाद क्या एफ है ना, एफ है, तो ई एफ कहाँ पे है देख ले, ई एफ एन पी एम, ई एफ एन पी एम जे टी आई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट है, दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, सुमेश के दिनेश के साथ क्या संबंध है। ये वाला मन ही मन सोचिए आप कि दिनेश जो है सुमेश की पत्नी का भाई है। तो किसी को भी आपके रिलेशन में सुमेश सोच लीजिए आप कि सुमेश की पत्नी कौन है। ठीक है, तो सुमेश की पत्नी का भाई आप सोच लीजिए, और इस प्रकार से आप जब इसको बनाएंगे, मान लीजिए कि ये मान लीजिए दिनेश है, ठीक है, सुमेश की पत्नी का भाई है, मतलब मान लीजिए सुमेश है, ठीक है, ये क्या है, सुमेश है, तो सुमेश की पत्नी है ना, सुमेश की पत्नी, इस प्रकार से उसने थोड़ा सा हेयर बेल्ट वगैरह लगाया हुआ है, तो सुमेश की ये पत्नी है, ठीक है, सुमेश की पत्नी का भाई है, तो दिनेश क्या है, सुमेश की पत्नी का भाई है, मतलब इसका ये भाई है, ठीक है, भाई है। अब दिनेश के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, आप सोचिए, ये दोनों क्या होगा, जीजा साला होगा, मतलब जीजा बहनोई जहाँ पे ऑप्शन है वही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद 20 जोड़ा जाता है, देख लीजिए, तो मूल संख्या के 8 गुणे से क्या होता है ये, तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग चले बनाते हैं। बोलते हैं यदि संख्या को दोगुना किया जाए, यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है, मान लीजिए वो संख्या x है, दोगुना किए 2x हो गया, उसके बाद इसमें 20 जोड़ दिए, ठीक है, तो वो मूल संख्या क्या था, x था, उसका 8 गुना से 4 कम वाला प्रदान करता है, मतलब 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर आएगा 6x हो जाएगा, ये इधर जाएगा 24 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 4 24 मतलब 4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 4 4, कहाँ है 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल है 2 अंक की एक संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन, ये आपका क्लास 8 का क्वेश्चन है। प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल पूछ रहा है 2 अंक की एक संख्या है, अंकों के योग से 7 गुनी है, और दहाई स्थान का, देखिए यहाँ पे दहाई स्थान का, इकाई स्थान का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा वो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस वाला, कि यूनिट प्लेस में मान लेते हैं कि हमारा क्या है और टेंथ प्लेस में क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको याद आ रहा होगा, जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते थे कि मान लीजिए कि 48 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 4 × 10 + 8 इस प्रकार से लिखते थे। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1008 है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको याद आ रहा है कि 1000 × +8 इस प्रकार से हम लोग लिखते थे ना, याद आ रहा होगा, क्लास 1 2 3 में से हम लोग लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आपका ये बनेगा। यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस में बोला है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला, दाहिने स्थान का अंक जो है वो ज़्यादा है, तो आप इकाई को मान लीजिए, यूनिट को मान लीजिए x, तो दाहिने स्थान का जो अंक है वो इकाई के 4 अधिक है, मतलब यहाँ पे x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम ओरिजिनल नंबर की बात करें कि कितनी नंबर हो जाएगी, तो यहाँ से आप ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग इंटू करके देख रहे थे, तो 10 प्लेस में ये है, मतलब इसको आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा, जैसे आप उसको कर रहे थे, तो 10 से इंटू कर दीजिए, और यूनिट प्लेस को आपको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11x + 40, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि 2 अंकीय संख्या है, अंकों का योग करने से 7 गुना वो होता है, ठीक है, मतलब ये अंकों का योग होगा, दोनों का ऐड करिए तो आपको अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो x + 4, इसका कितना बोला है, ध्यान से पढ़िए, तो 7 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + x 2x, इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 14x प्लस यहाँ पे 7 4 28, और ये हो जाएगा 11x + 40। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 14x इधर आएगा 3x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 12। x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काट दीजिए, 4 आएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 34 आ गया, 4 आया। अब संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो यही संख्या थी ओरिजिनल संख्या, मतलब 11 × 4 + 4 40, मतलब आपका 84 आ गया ना, तो 84 यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, 5 × इतना दिया है, इसका मान दिया है, ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सा है। आपको करना क्या है, आपको देखिए 125 है तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसका ऊपर से कर दीजिए, आपको मालूम है कि यहाँ पे 0.25 दिया है, लिख दीजिए। इसके बाद इसको करेंगे तो 5 × 1/4 हो जाएगा। अब इसको आपको मालूम है कि आपका पावर का इंटू होता है, तो आप इसको इंटू कर सकते हैं 3 × 0.25, तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके, मतलब 0.25 को डेसिमल हटा देते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, 25 चौक 100, मतलब आपका क्या हो जाएगा 5 1/4 × 5, और ये हो जाएगा 3/4।
अब आप इंटू करेंगे तो क्या होता है, पावर में प्लस होता है, तो पावर में प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, आप एक बार करके देख लीजिए। 3 + 1 4, 4/4 मतलब खत्म, 1 हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दी गई आकृति है, कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं और एक त्रिकोण बनता है, मतलब ट्राइंगल बनता है। तो एक तो यहाँ पे बना ट्राइंगल, ठीक है, स्टार के बाईं ओर, उसके बाद यहाँ पे तो बनेगा नहीं, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे बना, तो 2 बार बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट संख्या की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा, यदि हम दी गई तीनों आकृति में से कोई 2 आकृतियाँ लेते हैं तो इनमें से कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रतीक दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया गया है, तो प्रतीक दिया गया है। तो मैं इसको आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यदि नहीं दिख रहा होगा तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बोला कि 2 बार लीजिए, या तो इसको दोनों को लीजिए, या इसको दोनों को लीजिए, या इन दोनों को लीजिए, तो क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए इन दोनों को यदि हम लोग लेते हैं तो एल कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आया। इन दोनों को आप यदि लेते हैं तो आपका ये स्टार कॉमन आ रहा है प्लस आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को लीजिए तो इसमें आपका एल कॉमन तो आया नहीं, माइनस कॉमन नहीं आया, आपका इसमें इंटू कॉमन आया। मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पहला में आपका क्या कॉमन आ रहा था, 1 कॉमन आ रहा था, और दूसरा में 2 कॉमन आ रहा था, तीसरा में 1 कॉमन आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक चीज़ जो है वो कॉमन है, और वो संख्या क्या है जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो वो आप यदि 2 को कंपेरिजन करते हैं तो सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।